हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस और उसका जो पार्ट फिजिक्स है उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग चैप्टर 1 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हमने बीटेक किया हुआ है, MSc है और बीएड भी है और साथ में हमने सीटेट एग्जाम भी पास किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए लाइट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लाइट क्या होती है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पहले से पता है कि लाइट क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जो लाइट है वो एक तरह की एनर्जी होती है, यानी लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। या इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इसके डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउ ह्यूमंस टू सी ऑब्जेक्ट्स। यानी जो लाइट है वो एक तरीके की एनर्जी होती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो अलाउ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ओके, अब आइए इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, या इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट किस लाइन में चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी वो टेढ़े मेढ़े नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। अभी हम आपको करके भी दिखा देंगे। उसके बाद देखिए सेकंड जो पॉइंट है, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब ट्रैवल करना, यानी लाइट को ट्रैवल करने के लिए, लाइट को चलने के लिए, लाइट के प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आप कहेंगे सर ये मीडियम क्या होता है? तो ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है यानी ऐसी वो चीज, ऐसे वो क्या नाम, सब्सटेंस, मटेरियल जिसके अंदर से लाइट आपकी ट्रेवल कर सके, लाइट आपकी जा सके। जैसे एग्जांपल हम बात कर लें कि वाटर है, तो वाटर के अंदर आपकी लाइट प्रोपेगेट होती है कि नहीं, लाइट जाती है कि नहीं अंदर, तो आपका वाटर एक मीडियम हो गया। इसी तरीके से अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास में आपकी लाइट जाती है कि नहीं, बिल्कुल जाती है लाइट के अंदर से और गिलास के अंदर से, तो आप ग्लास क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। इसी तरीके से ऑयल की बात करें तो ऑयल के अंदर देखिए लाइट जाती है कि नहीं अंदर, बिल्कुल जाती है, तो ऑयल क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। इसी तरीके से एयर या वैक्यूम की बात करें तो एयर या वैक्यूम में भी लाइट आपकी ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका देखिए सन कहां पे है, बहुत ऊपर है, ठीक है ना, कई मतलब कई हजार किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। अब सन से जो लाइट आती है हमारे पास, तो सन और हमारे बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर है, यानी एयर है ना। तो सन से जो लाइट आई वो किस रास्ते से आई, किस पाथ से आई, यानी किस मीडियम से आ रही है, तो एयर से होके आ रही है। देखिए सन ऊपर, हम नीचे, हमारे सन और हमारे बीच में क्या चीज है, एयर है। तो सन से जो लाइट आ रही है वो एयर से होते हुए आ रही है ना, यानी कि लाइट जो है वो एयर में भी ट्रेवल करती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। समझ में आ रही बात? तो यानी मीडियम का मतलब ये हो गया कि लाइट जिस जिस मटेरियल में, जिस जिस सब्सटेंस में ट्रेवल करेगी, उन सब मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गई। क्या था पॉइंट, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। यानी लाइट के ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इससे पहले हमने मीडियम के बारे में बताया था, ठीक है ना। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि हमने ये बोला है कि लाइट के ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं, मैं मीडियम के बारे में बताया था कि मीडियम किसे बोलते हैं, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर अगली पॉइंट क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट प्रोपोगेट करती है तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो जो लाइट की स्पीड होती है दोस्तों
c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, यानी स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो स्पीड होती है कहां पर होती है? एयर या वैक्यूम के अंदर होती है। जब आपकी लाइट एयर या वैक्यूम में चलेगी तो वहां पर स्पीड कितनी होगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यही लाइट आपकी वाटर में ट्रेवल करे, आपके ग्लास में ट्रेवल करे, तो वहां पर स्पीड चेंज हो जाती है। अब वहां पर स्पीड कितनी होगी उसके जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर वहां पे समझेंगे। बहरहाल यहां पर जो ये स्पीड लिखी हुई है, तो ये लाइट की स्पीड किस मीडियम में है? तो ये एयर या वैक्यूम के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि एयर या वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो आप सीधा सा आंसर देंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और एयर या वैक्यूम के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो c से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई अदर मीडियम हो जाए, जैसे आपका वाटर हो जाए, ग्लास हो जाए, तो वहां पर हम स्पीड ऑफ लाइट को v से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स। और ये 3 इंटू 10⁸ का मतलब क्या है? ये 3 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे? जितनी पावर है, यानी 8 पावर में लिखा हुआ है ना, तो 3 के बाद कितने जीरो? 8 जीरो लग जाएंगे। ठीक है ना। फिर यहां पे पॉइंट नंबर 4, इट शोज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिना, यानी लाइट की एक और स्पेशल प्रॉपर्टीज है। क्या है प्रॉपर्टी? वो कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन फिनोमिना शो करती है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करती है। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है? तो देखिए आपका वही चैप्टर का नाम है, यानी हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी देखेंगे। अब आइए अगली प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए हमारा जो 5वां पॉइंट है वो क्या है? इट शोज डिस्पर्जन फिनोमिना, यानी लाइट की एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है? डिस्पर्जन। यानी जो लाइट है वो डिस्पर्जन फिनोमिना को भी शो करता है। और ये भी आपके सिलेबस में है, इसको भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ह्यूमंस आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी चैप्टर नंबर 2 में डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तो वहां पर हम डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ हम यहां पर लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं कि लाइट कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है। फिर अगला है आपका इट शोज इंटरफेरेंस फिनोमिना। इट शोज इंटरफेरेंस फिनोमिना। फ्रेंड्स ये जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अभी जब आप अपर क्लास में जाएंगे, यानी 11 12 में जाएंगे, तो वहां पर इंटरफेरेंस फिनोमिना जो है एक पूरा चैप्टर है, वहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने हमने लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को यहाँ पे शो किया है। यहाँ पर स्टडी की है लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे हमने ये बोला कि लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है। फिर हमने ये भी बोला कि लाइट के प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। और फिर हमने मीडियम के बारे में बताया कि मीडियम क्या होता है। फिर हमने ये भी बोला कि एयर या वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर हमने चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपके चैप्टर का नाम भी है और यहां से क्वेश्चन आना तय है। तो अभी हम इसके बाद प्रॉपर्टी 4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फिर हमने देखिए प्रॉपर्टीज 4 को भी डिस्कस किया यहाँ पे कि इट शोज डिस्पर्जन फिनोमिना। ये डिस्पर्जन क्या होता है, जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे फिजिक्स का, तो वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमने 6 प्रॉपर्टी शो की, इट शोज इंटरफेरेंस फिनोमिना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को यहाँ पर पढ़ा है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। जब कोई लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, यानी गिरती है, तो गिरने के बाद वो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है जिस मीडियम से वो आई थी। सपोज कर लीजिए कि आपका ये कोई सरफेस है और इसमें चमक है, इसमें शाइनिंग है। तो अब ये लाइट मान लीजिए ऐसे आ रही है और यहां पर गिरेगी, तो कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। मान लीजिए एयर से आ रही है, तो यहां पर गिरने के बाद वापस कहां जाएगी? एयर में चली जाएगी। तो यानी जब कोई लाइट किसी मीडियम से आती है और शाइनिंग सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाती है जिस मीडियम से आई थी, उस मीडियम को
सॉरी, तो इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहले तो ये कि सरफेस में शाइनिंग होना जरूरी है, चमक होना जरूरी है, क्योंकि अगर शाइनिंग नहीं होगी, रफ सरफेस होगा, तो क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। तो क्या कंडीशन है कि सरफेस का शाइनिंग होना जरूरी है, ठीक है। यानी जब कोई लाइट किसी मीडियम से आती है और शाइनिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद वापस वो उसी मीडियम में लौट जाती है जिस मीडियम से आई थी। यानी एयर से आई थी तो एयर में ही वापस चली जाएगी। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट एट एनी शाइनिंग सरफेस देन आफ्टर इंसिडेंस, यानी गिरने के बाद, इंसिडेंस होने के बाद, इट रिटर्न बैक, यानी ये वापस लौट जाती है, इट रिटर्न बैक इन अ सेम मीडियम फ्रॉम विच इट केम। फ्रेंड्स आप हमेशा साइंस की जो डेफिनेशन है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखा करिए, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर के माइंड में चीजें फीड हो जाती है कि मतलब बच्चे को डीप में नॉलेज है और उसको मतलब साइंस की समझ है। अगर आप रोट लर्निंग पे डिपेंड रहेंगे, यानी बुक की लैंग्वेज देख के लिखेंगे, तो क्या होगा, इससे ये पता चलता है कि आपकी समझ अभी डेवलप नहीं हुई है। तो देखिए यहां पर इसका क्या मतलब है कि जब लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद वापस वो उसी मीडियम में लौट जाती है जिस मीडियम से ये आई थी, यानी एयर से आई थी तो एयर से ही वापस चली जाएगी। तो क्या है, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट एट एनी शाइनिंग सरफेस देन आफ्टर इंसिडेंस इट रिटर्न बैक इन अ सेम मीडियम फ्रॉम विच इट केम। ठीक है, आइए इसका कुछ डायग्राम देखते हैं। देखो हमने यहाँ पर एक शाइनिंग सरफेस ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये क्या चीज बना हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं है। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए ये जरूरी नहीं है कि पॉलिश ही हो, बस जरूरी क्या है, सरफेस के अंदर शाइनिंग हो। वो ट्रांसपेरेंट है तब भी रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा, और ट्रांसपेरेंट नहीं है तब भी रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा। तो देखिए यहां पर हमने एक सरफेस लिया हुआ है और नीचे ये पॉलिश कर दिया है, ठीक है। जब पॉलिश कर देंगे तो यहां से जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा, यानी लाइट के रिटर्न होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो मैक्सिमम होंगी। अगर ये मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंट होता, यानी यहाँ पे पॉलिश ना होती, ट्रांसपेरेंट होता, तो क्या होता, कुछ लाइट अंदर भी तो जाती और कुछ लाइट क्या होती, रिफ्लेक्ट हो जाती। तो ट्रांसपेरेंट के केस में क्या होता है, यानी अगर ये सरफेस ट्रांसपेरेंट होता, यानी लाइट इसके अंदर जा सकती थी, तो क्या होता, कुछ लाइट अंदर चली जाती और कुछ लाइट ट्रांसपेरेंट हो जा सॉरी रिफ्लेक्ट हो जाती। लेकिन हमने यहाँ पे पॉलिश कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट आ रही है वो अंदर नहीं जाएगी, पूरी की पूरी लाइट ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉलिश करने का मेन मोटिव क्या है कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन को शो करना, यानी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो। तो देखिए यहाँ पर जो हमने सरफेस लिया है वहां पर हमने पॉलिश कर दिया है, ये पॉलिश का साइन है और इसका नेम क्या हमने रखा है, जेड, जेड डैश, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या है, पी क्या है, ये पी जो है इंसिडेंस पॉइंट है, यानी इसी पॉइंट पर ये लाइट इंसिडेंट होगी। इस लाइट का नाम क्या है, इसका नाम है इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है आई आर। क्या लिखते हैं, आई आर। ये जो लाइट आ रही है इस लाइट का क्या नाम है, इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंट लाइट, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है आई आर, ठीक है। अब ये लाइट देखिए इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, इसलिए इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहां पर देखिए लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये देखिए क्या होगा, हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी रिटर्न हो रही है। तो इस वाली रेज को, यानी इस वाली लाइट को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड लाइट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं आर आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और जहां पर ये इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट हो मतलब गिरना, आगे गिरना। और ये आई क्या है, इस आई को बोला जाता है, देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये देखिए एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोला जाता है, यानी इस आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हो आप।
तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसके बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल का क्या नाम है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे आर दिख रहा है, ये भी एक एंगल है। ये कौन सा एंगल है? इस एंगल का नाम क्या है? तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच का ये एंगल है। ये देखिए ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। और नॉर्मल का मतलब आपको पता है, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है उस सरफेस से 90 डिग्री पर ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, 90 डिग्री पर जो लाइन ड्रॉ की गई है, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना था, उसका हमने डायग्राम बना दिया है। ये आपका एक शाइनिंग सरफेस है जिसपे नीचे हमने क्या किया? पॉलिश किया हुआ है। ये जेड डैश है, इसका नाम है। और ये जो रेड लाइन बना हुआ है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये वाली जो रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, और जहां पर इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और ये जो आई है ये क्या है? एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या? आर है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रेड लाइट, ये जो रेड कलर से बना हुआ है, यानी रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो फ्रेंड्स हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है, अब इसके हम कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमने फिनोमिना डिस्कस किया था, तो हमने ये बोला कि आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो फ्रेंड उससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वो पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। पहला होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक दूसरा होता है आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? बस आपको इतना ही समझना है कि जब आपकी लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद जब आपका रिफ्लेक्शन होता है, देखिए ये जो है आपका, ये आपकी इंसिडेंट रेज होती हैं, और ये जो आपकी वापस हो रही है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। तो जब आपकी इंसिडेंट रेज किसी शाइनिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है। यानी देखिए ये वाली लाइट क्या है? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है? पैरेलल। देखिए पैरेलल का मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी हर जगह वो सेम होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है? सेम है। यहाँ पर भी क्या है? सेम है। यहाँ पर भी क्या है? सेम। देखिए तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, यानी उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या होती है? सेम होती है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज और शाइनिंग सरफेस के बीच का जो एंगल बनता है वो भी सेम होता है। जैसे सपोज कर लीजिए ये आपकी एक रिफ्लेक्टेड रेज है, ये आपकी एक रिफ्लेक्टेड रेज है, और ये वाली भी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है। तो आप देखिए रिफ्लेक्टेड रेज यहां से स्टार्ट हुई है, तो रिफ्लेक्टेड रेज और ये शाइनिंग सरफेस के बीच का जो ये एंगल बन रहा है, ये मान लीजिए अगर थीटा है, ठीक है, तो इस वाली रिफ्लेक्टेड रेज और शाइनिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? थीटा होगा। इसी तरीके से ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज है और शाइनिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा होगा। यानी रिफ्लेक्ट हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, या रेगुलर रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए, तो आपको 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि सर रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ओके, क्या होती हैं? रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज और शाइनिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड शाइनिंग सरफेस, या सरफेस जिसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, एंड सरफेस इज सेम, यानी इस वाली रिफ्लेक्टेड रेज शाइनिंग सरफेस के बीच एंगल थीटा, इसके बीच का भी थीटा, इसके बीच का भी थीटा है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपकी 2 कंडीशन है कि रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होनी चाहिए, और रिफ्लेक्टेड रेज और शाइनिंग सरफेस के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आइए हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि इंसिडेंट रे
ऐसे सरफेस पर इंसिडेंट होती है जो रफ सरफेस होती है, यानी बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है, प्लेन नहीं होती है। देखिए यहाँ पे हमने एक सरफेस ड्रॉ किया है, कैसा दिख रहा है आपको, ये आपका रफ सरफेस है। तो जब आपकी इंसिडेंट रे रफ सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेस कभी इधर चली जाएगी, कभी रिफ्लेक्शन इधर होगा, कभी रिफ्लेक्शन इधर होगा। तो क्या ये जो आपके रिफ्लेक्टेड रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, क्या ये आपस में पैरेलल हैं? पैरेलल का मतलब क्या इनके बीच की स्पेसिंग सेम है? नहीं है। देखिए अगर हम देखें तो ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है, यहाँ पर स्पेसिंग कुछ और है, यहाँ पर स्पेस कुछ और है, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ और है। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पर होता है? जब आपका सरफेस स्मूथ सरफेस होता है तो उस पर जो इंसिडेंट होती है, आपकी जो रे है जब इंसिडेंट होती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। कभी रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रही है, कभी आप देख रहे हैं इधर जा रही है, कभी आप देख रहे हैं इधर जा रही है, यानी उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो अलग अलग होती है। और जब स्पेसिंग अलग अलग होगी इसका मतलब वो पैरेलल नहीं होंगे, और जब पैरेलल नहीं होंगे तो इनके बीच का ये जो एंगल है ये भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। मान लीजिए कभी ये 30 डिग्री, कभी ये 45 डिग्री, कभी ये 60 डिग्री, यानी एंगल क्या आएगा, अलग अलग आता है। ठीक है, तो अगर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन लिखने के लिए है तो आप बोलोगे कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए जो आपका शाइनिंग सरफेस है वो रफ सरफेस होता है, पहले पॉइंट। दूसरा, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं। तीसरी पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रेज और जो सरफेस है उनके बीच का जो एंगल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर मान लो कि यहां पर 30 डिग्री है तो यहां पर 30 नहीं, यहां पे कुछ और आएगा, मान लो 40, और यहां पे आपका 50 डिग्री, इस तरीके से। यानी θ1 नॉट इक्वल टू θ2 नॉट इक्वल टू θ3, यानी इनके बीच का जो एंगल आएगा डिफरेंट डिफरेंट आएगा। जबकि हमने वहीं रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या देखा था कि जो एंगल है वो सेम होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर टोटल 2 लॉ हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है आइए देखते हैं। तो पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, बाकी फिर हम डेफिनेशन यहाँ पे तो लिख ही दिए हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट लॉ में क्या लिखना होता है कि इंसिडेंट रे, ये देखिए आप, इंसिडेंट रे कहां पर है, इसी पॉइंट पर आ रही है। नॉर्मल कहां पर है, वो भी इसी पॉइंट पर है। रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर है, वो भी इसी पॉइंट से निकल रही है। यानी इंसिडेंट रे इसी पॉइंट पर आ रही है, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे आकर मिल रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट से निकल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, तीनों ही तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तो इसके क्या, इसका फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray lies on the same incidence point of the plane। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही इंसिडेंस पॉइंट पर मिलते हैं, और ये पॉइंट कहां पर होता है, वो इस प्लेन पर होता है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाइज ऑन द सेम इंसिडेंस पॉइंट ऑफ द प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है इसका, वो भी आसान है। सेकेंड लॉ क्या है कि फ्रेंड्स, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर आई की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सपोज कर लो कि इस आई की वैल्यू अभी कितनी है, 30 डिग्री है, तो आर की वैल्यू भी क्या रहेगी, 30 डिग्री हो जाएगी। अब मान लीजिए कि इस एंगल को हमने और बढ़ा दिया है, इस एंगल को हमने और बढ़ा दिया, मान लो कितना हो गया, ये देखिए बढ़ गया ना, ये मान लीजिए 45 डिग्री हो गया, तो ये वाली जो रेज है ये भी आपकी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। मान लीजिए हमने और बढ़ा दिया और इस वाले एंगल को कितना कर दिया है, मान लीजिए 60 डिग्री कर दिया, ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये भी, इसका भी एंगल क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा।
यानी ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यानी एंगल आई की जो वैल्यू होगी वही एंगल आर की वैल्यू होगी। इसी को हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल आई बढ़ाओगे जितना आर भी उसी रेशियो में रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। अगर एंगल आई 30 तो एंगल आर भी 30। अगर आपने एंगल आई को 60 डिग्री कर दिया तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है, उन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।